हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हाँ जी, क्या हाल चाल है जी आप लोगों के। आई होप सो सब बहुत बढ़िया होंगे। चलिए जी, तो कंसोलिडेशन में हमने लास्ट क्लास में एडजस्टमेंट स्टार्ट कर दी थी। एडजस्टमेंट्स में हमने दो एडजस्टमेंट्स कवर कर ली, एक इंटर कंपनी ओइंग्स और दूसरी इज योर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक। तो आज हम थर्ड एडजस्टमेंट शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज योर एबनॉर्मल प्रॉफिट और लॉसेस ऑफ सब्सिडरी कंपनी। तो लिखो जी, एडजस्टमेंट नंबर 3, एबनॉर्मल। आज कुछ छोटी छोटी 3-4 एडजस्टमेंट कवर हो जाएंगी। तो एबनॉर्मल प्रॉफिट ऑब्लिक लॉसेस, कि सर एबनॉर्मल प्रॉफिट हो या एबनॉर्मल लॉस हो तो उसका क्या करना है। अच्छा, हमारे लिए जो रेलेवेंट रहती हैं ज्यादातर एडजस्टमेंट्स वो सब्सिडरी कंपनी की रहती हैं, कि सर सब्सिडरी कंपनी की एडजस्टमेंट हमारे लिए ज्यादा रेलेवेंट है। होल्डिंग कंपनी की एडजस्टमेंट इतनी रेलेवेंट नहीं होती है। इसका कारण है, सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ा क्या है कि सर जो प्रॉफिट का एनालिसिस होता है वो किसका होता है, वो सब्सिडरी कंपनी का होता है, क्योंकि सब्सिडरी कंपनी के प्रॉफिट में होल्डिंग का भी हिस्सा है, माइनॉरिटी का भी हिस्सा है। लेकिन अगर मैं बात करूं सर होल्डिंग कंपनी का प्रॉफिट, तो होल्डिंग कंपनी के प्रॉफिट में तो किसी का कोई हिस्सा है ही नहीं, वो तो पूरा होल्डिंग का ही है। तो वहां पर एडजस्टमेंट इतनी रेलेवेंट नहीं है। एडजस्टमेंट रेलेवेंट है सब्सिडरी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि देखना पड़ेगा कि सर सब्सिडरी के प्रॉफिट में किस तरीके से एडजस्टमेंट हो, क्योंकि उसमें होल्डिंग का भी हिस्सा बनता है, माइनॉरिटी का भी हिस्सा बनता है। अब एबनॉर्मल प्रॉफिट और लॉस की एडजस्टमेंट समझो ध्यान से, अभी नोट मत करना, सिर्फ सुनना। मान लो ये मेरा फाइनेंशियल ईयर है 2021, ठीक है। इसमें एक प्रॉफिट आ रहा है, जो नेट प्रॉफिट आ रहा है इस साल में, वो आ रहा है 1 लाख रुपए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इसमें ना एक एबनॉर्मल लॉस हो गया था 10,000 रुपए का। इसमें एक एबनॉर्मल लॉस हो गया था 10,000 रुपए का। अब ध्यान से सुनना, अब अगर मैं बोलूं कि सर इस प्रॉफिट को डिवाइड कर दो बिटवीन प्री एंड पोस्ट, बिटवीन प्री एंड पोस्ट, तो सर कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? अगर मैंने बोला कि सर इस 1 लाख का जो प्रॉफिट है ना, इसको डिवाइड कर दो प्री और पोस्ट। मान लो ये आपकी डेट ऑफ एक्विजिशन है 30 सितंबर 20, दिस इज योर डेट ऑफ एक्विजिशन। अब आई सेड कि ये 1 लाख का जो प्रॉफिट है उसको प्री प्रॉफिट और पोस्ट प्रॉफिट में डिवाइड कर दो, 50-50 हजार रुपए डिवाइड कर दो। अब इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये कि ये जो एबनॉर्मल लॉस है ना, ये जो एबनॉर्मल लॉस है ये भी इक्वली डिवाइड हो गया, ये भी टाइम बेसिस पे डिवाइड हो गया। हुआ या नहीं? क्योंकि सर 1 लाख में आपने एबनॉर्मल लॉस एडजस्ट कर रखा है, तो ये भी तो इक्वली डिवाइड हो गया, ये भी तो इक्वली डिवाइड हो गया। आंसर इज यस। अब एक गड़बड़ी होगी, क्या गड़बड़ी होगी? सर पहले ये तो पता लगा लो कि ये एबनॉर्मल लॉस कब हुआ, ये एबनॉर्मल लॉस कब हुआ। क्यों? क्योंकि अगर मान लो ये प्री पीरियड में हुआ है, तो इस एबनॉर्मल लॉस को पोस्ट पीरियड में डालना ही नहीं चाहिए, और अगर ये पोस्ट पीरियड में हुआ है तो इसको प्री पीरियड में डालना ही नहीं चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे ये प्रॉफिट पहले तो बिफोर एबनॉर्मल लॉस निकालना पड़ेगा। अगर मैं बिफोर एबनॉर्मल लॉस बोलूं तो क्या बोलूंगा, ये जो मेरा प्रॉफिट है 1,10,000 रुपए है। समझते हो ना कि भाई 1 लाख के प्रॉफिट में 10,000 का एबनॉर्मल लॉस एडजस्ट है। तो अगर मैं बिफोर एबनॉर्मल लॉस की बात करूं, बिफोर एबनॉर्मल आइटम, तो आप इस 10,000 को ऐड करोगे। आप बोलोगे कि मेरा जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो है 1,10,000 रुपए। अब आप बोलोगे कि सर 1,10,000 को डिवाइड करो प्री में और पोस्ट में, फिर उसके बाद जहां पर एबनॉर्मल लॉस हुआ है वहां से उसे लेस कर दो। मान लो एबनॉर्मल लॉस कहां पर होता, यहां पर होता, प्री पीरियड में होता, तो आप क्या करते? 55,000 ये तो डिवाइड कर दिया आपने, और फिर आप बोलते कि भाई इसमें से 10,000 लेस कर दो, तो बनेगा 45 और 55, दिस इज योर एग्जैक्ट अमाउंट। अब देखो दोनों को जोड़ के आएगा 1 लाख ही, लेकिन अगर आप स्ट्रेट अवे डिवाइड कर दोगे, अगर आप एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल प्रॉफिट को, एबनॉर्मल आइटम को कंसीडर नहीं करोगे, तो वो एबनॉर्मल आइटम भी तो इक्वली डिवाइड होगी। समझते हो मैथमेटिक्स है एक तरीके से, कि सर एबनॉर्मल आइटम को आपने अगर कंसीडर ही नहीं किया तो वो भी तो टाइम बेसिस पे डिवाइड होगी। लेकिन ऐसा तो है ही नहीं, आपको देखना पड़ेगा कि वो एबनॉर्मल आइटम कब अकर हुई है। अगर वो प्री पीरियड में अगर हुई है तो वो प्री में ही जानी चाहिए, अगर वो पोस्ट में हुई है तो पोस्ट में ही जानी चाहिए। बस मुझे ये करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि जो मेरे प्रॉफिट है करंट ईयर के, उसमें मैंने एबनॉर्मल आइटम को एलिमिनेट कर दिया, हटा दिया, और उनको डिवाइड कर दिया प्री और पोस्ट में। फिर उसके बाद जिस टाइम पे एबनॉर्मल आइटम हुई है उस टाइम पे उस एबनॉर्मल आइटम की एडजस्टमेंट मैंने कर दी, तो मेरा एग्जैक्ट अमाउंट निकल कर आएगा। क्योंकि सर इससे फर्क पड़ जाएगा, प्री अगर गलत होगा, पोस्ट अगर गलत होगा, तो गुडविल सीआर गलत निकलेगी, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट और लॉस गलत निकलेगा, तो वहां से थोड़ी दिक्कत आएगी। ठीक, तो इस वजह से हम एबनॉर्मल आइटम आइटम की एडजस्टमेंट करके चलते हैं। क्लियर है? छोटी सी एडजस्टमेंट है,
तो क्या हमने क्रक्स निकाला कि सर सबसे पहले तो एबनॉर्मल आइटम को आपको अपने जो प्रॉफिट्स निकल के आ रहे हैं करंट ईयर प्रॉफिट उसमें से एलिमिनेट करना है, हटाना है। फिर आप जो बिफोर नॉर्मल प्रॉफिट्स है उसको टाइम उसको प्री पोस्ट में डिवाइड करोगे, फिर जहां पर एबनॉर्मल आइटम अकर हुई है वहां पर एबनॉर्मल आइटम की एडजस्टमेंट करके चलोगे, तब आपका एग्जैक्ट प्री इनकॉर्पोरेशन और प्री अपना एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन आपका प्रॉफिट और लॉस निकल कर आएगा। क्लियर है? आओ जी, तो पहले इसको नोटिंग कर लो इसकी। ये अगर आपको बनानी हो तो बना लेना, अदरवाइज मैं लिखवा ही रहा हूं। लिखो, इन केस ऑफ एबनॉर्मल प्रॉफिट और लॉस। सर एबनॉर्मल प्रॉफिट और लॉस के एग्जांपल बताओ। एबनॉर्मल लॉस के एग्जांपल जैसे लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट, लॉस ऑफ स्टॉक बाय अर्थक्वेक, लॉस ऑफ एसेट बाय अर्थक्वेक। ये सब चीजें हमारी क्या होती है? एबनॉर्मल लॉसेस होती है। एबनॉर्मल गेन्स का मतलब क्या होता है कि कोई ग्रांट रिसीव हुई है, कोई इंश्योरेंस क्लेम मिला है, कोई अनएक्सपेक्टेड इनकम आई है, तो वो सब चीजें आपकी एबनॉर्मल होती हैं। तो इन केस ऑफ एबनॉर्मल प्रॉफिट और लॉस द इफेक्ट मस्ट बी eliminated from current year profit in order to get normal profit. Then such normal profit will be divided into pre-acquisition and post-acquisition. Effect of such abnormal item will be adjusted in the period in which it is incurred. ठीक है, बात वही लिखिए कि सबसे पहले आप अपने प्रॉफिट में से एबनॉर्मल आइटम को एलिमिनेट करोगे और आपके नॉर्मल प्रॉफिट निकलेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट को डिवाइड करोगे बिटवीन प्री एंड पोस्ट पीरियड, और फिर जहां पर आपकी एबनॉर्मल आइटम हुई है वहां पर उसका इफेक्ट आपको रिमूव करना होगा। ठीक, तो ये किस तरीके से निकलेगा? करंट ईयर प्रॉफिट प्लस माइनस एबनॉर्मल लॉस ऑब्लिक गेन। कि सर एबनॉर्मल लॉस होगा तो उसको ऐड करोगे एलिमिनेट करने के लिए, गेन है तो इसे लेस कर दोगे, तो ये आपका निकलेगा नॉर्मल प्रॉफिट। और फिर इस नॉर्मल प्रॉफिट को डिवाइड कर दोगे आप प्री पीरियड एंड पोस्ट पीरियड, और फिर इफेक्ट ऑफ एबनॉर्मल आइटम will be eliminated, will be adjusted from pre and post depending on its occurrence। कि सर कब वो अकर हो रहा है। ठीक, चलो लिखो भाई, एक एग्जांपल लिखते हैं। अच्छा, इस एग्जांपल में आपको मैं अनरियलाइज प्रॉफिट भी मिक्स कर दूंगा, इंटर कंपनी ओइंग्स मिक्स कर दूंगा। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, जैसे जैसे हम एडजस्टमेंट कवर करते चले जाएंगे, तो जो मैं एग्जांपल्स आपको लिखूंगा उसमें पुरानी एडजस्टमेंट भी इंक्लूड करते चले जाएंगे, सो दैट आपकी वो भी साथ साथ रिवाइज होती चली जाए। लिखो भाई एग्जांपल, क्योंकि खाली एक एडजस्टमेंट पे क्वेश्चन बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो लिखिए एग्जांपल।
The following balance sheet as on 31st March 17 is as follows. Liabilities H limited, S limited, assets H limited, S limited. लाइबिलिटी में लिखो शेयर कैपिटल 100 रुपए का शेयर है 5 लाख 2 लाख 2 लाख बी जनरल रिजर्व 1 लाख नील सरप्लस 80,000 -1 लाख 6% डिवेंचर्स 1 लाख क्रेडिटर्स 75 and 45 फिक्स एसेट 350 and 150 नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में सबसे पहले लिखो इन्वेस्टमेंट्स इन 6% डिवेंचर्स ऑफ एस लिमिटेड एट कॉस्ट 60,000 ये वाला पॉइंट भी डील कर चुके हैं हम इन्वेस्टमेंट इन 1500 इक्विटी शेयर्स एट ₹80 ईच 1500 शेयर खरीदे 80 के हिसाब से यानी कि 1,20,000 के शेयर खरीद लिए इन्वेंट्रीज 90 and 40 डेटर्स 60-30 कैश एंड बैंक 75-25 ठीक लो भाई साहब ये आपका क्वेश्चन है अब लिखो इसमें कुछ और एडिशनल बातें एच लिमिटेड acquired the shares on 1st August 2016 the P&L account of S limited showed
लॉस ऑफ ₹150 ऑन 1416। ठीक, आगे लिखो। ड्यूरिंग जून 2016 गुड्स कॉस्टिंग ₹6,000 were destroyed by fire, against which insurer paid only 2,000। ठीक है जी, वो कह रहे हैं 6,000 के गुड्स का लॉस हुआ जिसके अगेंस्ट 2,000 का क्लेम मिल गया। तो अगर मैं आपसे बोलूं नेट एबनॉर्मल लॉस कितने का है, 4,000 का। अब देखो ऐसे मत करना कि सर एबनॉर्मल लॉस 6,000 की अलग एडजस्टमेंट करेंगे, एबनॉर्मल गेन 2,000 की अलग एडजस्टमेंट। नेट में काम करना है, टाइम भी बचाना है आपको। ठीक, तो 4,000 का नेट एबनॉर्मल लॉस है। आगे लिखो। ट्रेड क्रेडिटर्स of S Limited includes ₹20,000 for goods supplied by H Limited। ठीक है जी, on which H Limited made profit of ₹2,000। ठीक है जी, वो कह रहा है कि सर 20,000 रुपए का सामान, 20,000 रुपए का सामान एच ने एस को बेचा था। 20,000 रुपए का सामान एच ने एस को बेच दिया था। तो एच के लिए डेटर्स, एस के लिए क्रेडिटर्स। जब ये साथ में क्लब हो जाएंगे तो वो इंटर कंपनी ओइंग्स कैंसिल हो जाएंगे आपस में। एच ने क्या करता, इन सामान पे 2,000 का प्रॉफिट भी कमाया था। अब अगर मान लो सर ये स्टॉक में बचे हुए हैं, इनमें से कोई भी गुड स्टॉक में बचे हुए हैं, तो उसका अनरियलाइज्ड प्रॉफिट भी आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो वो कहता है हाफ ऑफ द गुड्स वर स्टिल इन स्टॉक ऑन 31 मार्च 17। ठीक है जी, तो वो कह रहे हैं कि सर एस लिमिटेड के स्टॉक में आधे गुड्स अभी भी रखे हुए हैं, यानी कि आधे गुड्स एस लिमिटेड के जो स्टॉक में रखे हुए हैं वो ओवर वैल्यूड है, वो ओवर वैल्यूड है। तो उनमें से आपको अनरियलाइज्ड प्रॉफिट रिमूव करना पड़ेगा। ठीक, अच्छा ये जो ट्रांजैक्शन है ये किसने कमाई है, मतलब ये जो प्रॉफिट अर्न किया है ये किसने कमाया है? सर एच ने एस को दिया है, एच ने एस को दिया है, तो ये डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शन होगी। क्या होगी? ये डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शन होगी। अगर डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शन है तो आपको क्या करना है सर, एच के प्रॉफिट में से हटाना है। देखो रटने की जरूरत नहीं है, एच ने प्रॉफिट कमाया है ना, तो एच के प्रॉफिट से हटेगा। अगर एस ने प्रॉफिट कमाया होता यानी कि एस ने एच को बेचा होता सामान, तो एओपी में से एडजस्ट होता, क्योंकि एस का प्रॉफिट कहां पर है? एओपी में। ठीक, प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। ठीक, आओ जी, तो पहले हम करेंगे वर्किंग्स। देखो इस टाइप के एग्जांपल से क्या होता है कि कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाता है आपका। सॉल्यूशन, सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं परसेंटेज होल्डिंग बताओ, तो बता सकते हो? सर परसेंटेज होल्डिंग देखो, परसेंटेज होल्डिंग है उसने 1,500 शेयर खरीदे थे और एस के टोटल शेयर कितने हैं? 2,000। तो कितना हो गया ये? 75% हो गया, यानी कि 75% होल्डिंग, 25% माइनॉरिटी। ठीक, सर क्या होल्डिंग चेक करते हुए डिवेंचर भी लेने होते हैं? डिवेंचर्स नहीं लेने होते, सिर्फ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में कौन सी? इक्विटी कैपिटल और कन्वर्टिबल प्रेफरेंस कैपिटल। ठीक, ज्यादातर वो इक्विटी देता है आपको क्वेश्चन में। तो एक तो हमारा ये काम हो गया। सेकंड, सबसे मेन चीज एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक रिजर्व ऑफ एस लिमिटेड। लो भाई, प्री पोस्ट एक्विजिशन। प्री पीरियड कब तक है? सर प्री पीरियड है अप टू
1 अगस्त 16, क्योंकि 1 अगस्त को एक्वायर करें। और ये पोस्ट पीरियड क्या होगा, 1 अगस्त 16 से लेकर 31 मार्च 17 तक का। ठीक है जी। दो हिस्से बनेंगे इसमें, रिजर्व्स अलग हैं, रिजर्व्स रिजर्व रिजर्व रिजर्व, अच्छा रिजर्व एस का है ही नहीं तो प्रॉफिट ही है। ठीक, तो एक तो देखो ओपनिंग बैलेंस, प्रॉफिट का कोई ओपनिंग बैलेंस है, प्रॉफिट का कोई ओपनिंग बैलेंस है, बताओ भाई। प्रॉफिट का कोई ओपनिंग बैलेंस है, यस सर। 1.5 लाख रुपए का लॉस है, 1.5 लाख रुपए का लॉस है, तो वो तो सारा का सारा कहां जाएगा, प्री में जाएगा, उसका तो पोस्ट से कोई लेना देना ही नहीं। अब आ जाओ करंट ईयर प्रॉफिट पे। करंट ईयर प्रॉफिट, ध्यान से देखो बैलेंस शीट, ध्यान से देखो बैलेंस शीट। अब मैं इधर से दिखा देता हूं आपको, देखो वो कह रहा था कि सर 1 अप्रैल को 1.5 लाख का लॉस था, 1 अप्रैल को 1.5 लाख का लॉस था, और 31 मार्च को 1 लाख का लॉस रह गया, लॉस कम हो गया। लॉस कम होने का मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया। पहले 1.5 लाख का लॉस था 1 अप्रैल 16 को, और अब 31 मार्च 17 को 1 लाख का लॉस रह गया। लॉस कम होने का मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया। कितने का प्रॉफिट हो गया, 50,000 का प्रॉफिट हो गया। तो अगर मैं बात करूं करंट ईयर प्रॉफिट, तो वो कितना है आपका, 50,000। लेकिन 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 पहले आप क्या करोगे, कोई एबनॉर्मल आइटम है वो तो एलिमिनेट कर दो। क्या कोई एबनॉर्मल आइटम है, यस सर। वो कह रहा था 6,000 के गुड्स का लॉस हुआ जिसके अगेंस्ट 2,000 का क्लेम मिला, तो 6 - 2 4,000 की एबनॉर्मल आइटम है। तो आपने तो पहले क्या करा, 4,000 को एलिमिनेट कर दिया। सर एबनॉर्मल लॉस था 4,000 का, तो प्लस करोगे तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया, 54,000 का। अब क्या करोगे, ये 54,000 को डिवाइड कर दो, इसको टाइम बेसिस पे डिवाइड कर दो, तो अप्रैल मई जून जुलाई 4, और वो बनेंगे 8 महीने, तो 4/12 8/12 इंटू 4/12 18,000, और ये हो जाएगा 36,000। ओके, 18 और 36, ठीक। तो ये तो आ गया -132, और ये कितना आ गया 36। ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक बात, ठीक। अब देखो कि सर ये एबनॉर्मल लॉस हुआ कब था, ये हुआ था जून के महीने में। जून का महीना कौन से पीरियड में फॉल कर रहा है, प्री एक्विजिशन में फॉल कर रहा है। जून का महीना कौन से पीरियड में फॉल कर रहा है, प्री एक्विजिशन में। तो आपको यहीं पर ही तो हटाना पड़ेगा ना एबनॉर्मल लॉस। 4,000 रुपए लेस कर दिया। सर लेस क्यों होगा, लेस ही तो होगा, लॉस की वजह से प्रॉफिट कम ही तो होगा। सर पहले तो आपने ऐड किया था, पहले मैंने उसके इफेक्ट को रिमूव किया था और नॉर्मल प्रॉफिट निकाला था। अब उसको लेके भी तो आओगे ना भाई, लॉस तो है ही वो भी, तो आपने प्री पीरियड में उसे एडजस्ट कर दिया। तो कितना बन गया ये बन गया आपका -136, और ये हो गया 36। देखो घूम फिर के बात क्या आ गई, 136 नेगेटिव और 36 पॉजिटिव आ गई। 1 लाख, 1 लाख का लॉस आ गया, 1 लाख का लॉस वही दे रखा हमें, तो घूम फिर के हम यहीं पर ही पहुंच गए। ठीक, और तो कोई एडजस्टमेंट इसमें है नहीं, और सब्सिडी की एडजस्टमेंट तो कोई है नहीं, अनरियलाइज प्रॉफिट उसका था। ठीक है, बाकी इंटर कंपनी होंगे। ठीक, तो ये आपका निकल के आ गया। अब क्या करोगे, इसमें एच का हिस्सा और माइनॉरिटी का हिस्सा, 75% एच का और 25% माइनॉरिटी का। तो 136 का 1,02,000, 34,000, 27,000, 9,000। ठीक है जी, ये हो गया। अगर मैं बात करूं कि सब प्री एक्विजिशन, ये 1,02,000 का आ जाएगा, ये तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में जाएगा। प्री एक्विजिशन माइनॉरिटी, ये तो एमआई में ही जाएगा। प्री एक्विजिशन पोस्ट एक्विजिशन 27,000 होल्डिंग, ये जाएगा उसके कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में, और ये जाएगा माइनॉरिटी में। ठीक, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे ना तो आपकी आदत डेवलप हो जाएगी। अभी आप स्टार्टिंग फेज पे हो, तो धीरे 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 क्वेश्चंस करते चले जाओगे, काम बन जाएगा आपका। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हमें जो बाकी के वर्किंग नोट है वो बना लेने चाहिए। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, इसमें कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 120 लेस
क्या क्या मिला सर? शेयर कैपिटल मिल गई। शेयर कैपिटल मिल गई कितनी? 2 लाख का 75%, तो ये हो गया 150। ये लेस कर दिया आपने 150। अच्छा, और क्या करोगे सर? अगर प्री एक्विजिशन प्रॉफिट होता तो लेस करते, हमारे यहां पर क्या है? प्री एक्विजिशन लॉस है, तो ऐड करोगे आप प्री एक्विजिशन लॉस कितना? 102। ठीक, और कुछ नहीं। अब देखो फिगर पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव आ रही है? 120 माइनस 150 प्लस 102, तो ये आ गई पॉजिटिव 72,000 की फिगर पॉजिटिव। तो हो गया गुडविल, दिस इज योर गुडविल 72,000। ठीक है जी। माइनॉरिटी इंटरेस्ट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट इसमें आएगा आपका प्री एक्विजिशन लॉस था, प्री एक्विजिशन लॉस 34,000 प्लस पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट 9,000 और शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल 2 लाख का 25%, 50,000, तो हो गया आपका 59 माइनस 34, 25,000 रुपए हो गए। 25,000 माइनॉरिटी इंटरेस्ट। क्लियर है? क्लियर यहां तक? ओके। अब आ जाओ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। एज ऑन 31/3/17, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में शेयर होल्डर फंड्स में शेयर कैपिटल किसकी आएगी? शेयर कैपिटल होल्डिंग की 5 लाख बी। रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस में बताओ क्या क्या आएगा? हालांकि आपको इसका नोट बना लेना चाहिए, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है तो मैं अभी तो यहीं पर ही कर देता हूं, लेकिन एग्जाम में नोट बनाओगे। रिजर्व एंड सरप्लस में एक तो था हमारे पास जनरल रिजर्व एच का 1 लाख, उसके बाद सरप्लस एच का 80,000, उसके बाद ऊपर क्या निकाला था हमने? 27,000 पे पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट 27,000। अच्छा, अब सर अनरियलाइज प्रॉफिट भी तो चाहिए ना भाई? एच लिमिटेड के प्रॉफिट में से अनरियलाइज प्रॉफिट भी हटेगा। एच लिमिटेड के प्रॉफिट कितने हैं? अगर मैं आपसे बात करूं नोट नंबर 5 कि सर अनरियलाइज प्रॉफिट बताओ, तो निकाल सकते हो। कैसे? कि सर ये जो 2,000 का प्रॉफिट है ये किस पे था? ये 20,000 के स्टॉक पे था, तो आधा स्टॉक यानी कि 10,000 के स्टॉक पे कितना होगा? एज सिंपल एज दैट। 2,000 का प्रॉफिट 20,000 के सामान पे कमा रखा था,
20,000 की वैल्यू पे 2,000 का प्रॉफिट है, 10,000 की वैल्यू के गुड्स बचे हुए हैं, तो प्रॉफिट उस पर कितना बचा होगा? 1,000 रुपए। एज सिंपल एज दैट। तो ये 1,000 रुपए आपका अनरियलाइज प्रॉफिट है। कहां से हटेगा? एक तो होल्डिंग के प्रॉफिट में से हटेगा और दूसरा सब्सिडरी के स्टॉक में से हटेगा, तभी तो ओवर वैल्यूएशन ठीक होगी, क्योंकि होल्डिंग ने कमा रखा है ये। सर अगर यही चीज सब्सिडरी ने कमा रखी होती तो एओपी में से एडजस्ट करता, जहां पर होता, जिस टाइम पे होता तब करता, उस तरीके से देखते हैं। तो लेस करोगे आप यहां पर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट 1,000। देखो जी कितना आ रहा है रिजर्व एंड सरप्लस, 1,00,000 प्लस 80,000 प्लस 23,000 माइनस 1,000, 2,06,000। तो चेक, ठीक है बिल्कुल, 2,06,000। ओके, ये हो गया शेयर कैपिटल। सेकेंड आइटम इज योर माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट ये हमने ऊपर निकाल लिया 25,000। और देखो आइटम क्या थी इसमें, नॉन करंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, इसमें आते हैं आपके 6% डिवेंचर्स। सर डिवेंचर किसके थे? ये डिवेंचर्स थे हमारे सब्सिडी के 1,00,000 के, लेकिन वो कह रहा था इसमें से 60,000 के डिवेंचर, इसमें से 60,000 के डिवेंचर किसके हैं सर? होल्डिंग के पास है, तो इंटर कंपनी हो गया ये, इंटर कंपनी 60,000। भाई अगर सर मैं यहां पर, अगर मैं इसको यहां पर ना हटाऊं तो क्या होगा, 1,00,000 के डिवेंचर यहां पर शो हो जाएंगे और वहां पर इन्वेस्टमेंट 60,000 की शो हो जाएंगी, लेकिन है तो दोनों एक ही आइटम, कैंसिल हो जाएंगी। इंटर कंपनी एडजस्टमेंट कितना बना, 40,000 का रह गया। ठीक, उसके बाद फोर्थ करंट लायबिलिटी, इसमें ट्रेड पेबल्स। अब ट्रेड पेबल्स में हमारे पास क्या है, क्रेडिटर्स एच के 75, क्रेडिटर्स एस के 45, और लेस करोगे आप क्या, इंटर कंपनी। देखो इंटर कंपनी कितने थे, वो कहता है कि एस के क्रेडिटर्स में 20,000 सामान वो है जो एच ने सप्लाई किया था, यानी कि एच के डेटर और एस के क्रेडिटर 20,000 के, तो ये इंटर कंपनी हो गए, इनको आप एडजस्ट कर दोगे, लेस करोगे इंटर कंपनी 20,000। 1,00,000। ठीक है, आओ जी टोटल कर लो, ये आपकी लायबिलिटी साइड पूरी होगी, टोटल कर लो इसका। 5,00,000 प्लस 2,06,000 प्लस 25 प्लस प्लस 871, 8,71,000। ठीक है, एसेट्स, एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, फिक्स एसेट वर्ड नहीं होता, अब ध्यान रखना, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ही आपको लिखना पड़ेगा, इसमें तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो 350 एच के और 150 एस के, तो हो गया आपका 5,00,000 बी।
इनटेंजिबल एसेट्स, इसमें गुडविल आ गई थी, कितनी निकाली थी गुडविल, 72,000। उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स खत्म, इन्वेस्टमेंट्स का हेड गया, क्योंकि डिबेंचर जो थे वो इंटर कंपनी से सेट ऑफ हो गए। अगर आपको दिखाना है तो दिखा देना, और शेयर्स वाली तो आएगी नहीं, चलो मैं दिखा देता हूं, नहीं भी दिखाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात, कि सर वो जो इन्वेस्टमेंट्स थी वो आपने इंटर कंपनी से एडजस्ट कर दी थी, तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, शो करके माइनस ही करना, आपको दिखाना है तो दिखा दो। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 6% डिवेंचर ऑफ एस लिमिटेड 60,000 लेस इंटर कंपनी, फिगर जीरो ही होनी है, स्किप भी कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो जीरो हो गया ये। ठीक, सेकंड करंट एसेट्स, इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज में स्टॉक किसका, स्टॉक ऑफ एच 90, स्टॉक ऑफ एस 40, लेकिन वो कह रहा था कि 40 के स्टॉक में कुछ ओवर वैल्यूएशन है, जो कि किसकी है, अनरियलाइज प्रॉफिट की, तो वो अनरियलाइज प्रॉफिट हटा दो, 1,000 रुपए से बढ़ा हुआ है, 1,000 रुपए। 130 माइनस 129। ठीक, ओके। इसके बाद इन्वेंट्री हो गया, डेटर्स, ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स इसमें क्या क्या है, डेटर्स एच के डेटर्स हैं 60, डेटर्स एस 30, और एच के डेटर में इंटर कंपनी थे, लेस इंटर कंपनी 20 के, कितना हो गया ये, 90 माइनस 20 70, और सी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 75 प्लस 25, 1,00,000 रुपए। एक बार चेक कर लो मैच हो रही है, 1,00,000 प्लस 70 प्लस 129 प्लस 72 प्लस 5,00,000 871। ठीक है जी, बैलेंस शीट टैली। क्लियर है जी, तो ये आपकी एडजस्टमेंट होगी एबनॉर्मल लॉस की, हालांकि एडजस्टमेंट छोटी सी थी, लेकिन क्वेश्चन में आइटम्स थी तो तक पुराने वाला सारा रिवाइज हो जाए आपका, तो ये आपका पुराने वाला सब रिवाइज हो गया होगा। अब छोटी छोटी एडजस्टमेंट देखेंगे, अबाउट प्रेफरेंस शेयर्स इन द सब्सिडरी कंपनी, डिवेंचर वाली हम देख चुके हैं, कंटिजेंट लायबिलिटी देख लेते हैं, हाँ जी, प्रेफरेंस शेयर्स और कंटिजेंट लायबिलिटी ये देखते हैं, आओ।